Welcome to our channel. So today we are back with our मेंस वैल्यू एडिशन। तो आप लोग जैसा देख रहे होंगे पहले भी हम लोग का जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो करंट टॉपिक पे बेस्ड होता है और करंट टॉपिक के साथ साथ वी गो इनटू द स्टैटिक पोर्शन और वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाते हैं जो आप लोग डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का काम क्या होता है 3 से 4 बार उसको बोलना ताकि याद रहे, जो भी डेटा फैक्ट्स होते हैं उसको बार बार समझना और किस तरीके से हमारे सिलेबस में वो इंक्लूडेड है, क्या है उसका मेंशन है, ठीक है, कि किस तरीके से वो यूज़फुल होगा हम लोग के लिए, ये भी हमको समझना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आप लोग देख सकते हैं ये न्यू प्लेटफॉर्म है हमारा, तो कुछ कुछ न्यू चेंजेस भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है, आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख का कुछ टॉपिक देख सकते हैं। पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में खूब न्यूज़ में चल रहा है, बट आपको उसमें ये देखना, हम लोगों ने पहले ही बात किया उसके बारे में, तो बट आपको ये देखना होगा कि उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किसमें किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट आना चाहिए और आरपीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट आएगा। अब आरपीआई एक्ट कौन वाला? तो 1951 वाला एक्ट। ठीक है, अब आगे आओ। अभी मोदी जी का इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग को इर्रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल पॉलिसीज़ नहीं लाना है। इर्रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल पॉलिसी और पॉपुलिज्म पे नहीं जाना होगा। पॉपुलिज्म मतलब कि जनता को सिर्फ भलाई फ्रीबी ये सब नहीं देना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग का फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने का बहुत ज़रूरी है। आप ये सब टर्म जरूर डालिएगा। क्या? तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऐसे हम लोग को समझने का है, एक एग्जांपल आप डाल सकते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेक्रेटरीज पे उन्होंने, मतलब कि सेक्रेटरीज जितने भी थे ना, उनका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और हम लोग कितना कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने एक और चीज़ कहा कि हम लोग को एनर्जी सिक्योरिटी का तो बात हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कि सबके लिए एक साइज फिट नहीं होगा हर कंट्री के लिए। किसी का रिक्वायरमेंट कुछ हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब एक कंट्री का रिक्वायरमेंट कुछ है, दूसरे कंट्री का रिक्वायरमेंट कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरी तो है नहीं कि आपको सबका एक ही रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ये तो एक फॉल्स अजम्पशन है। ठीक है, अभी आगे आओ। ऊपर से उन्होंने ये कहा कि हम लोग के यहाँ 17% लोग रहते हैं, बट सिर्फ हमारा एमिशन जो है ओनली 5% है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ दिखाता है कि हम लोग कितना सस्टेनेबल वे में यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वी हैव डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी विच लीड टू डेवलपमेंट। इसका मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना दिया है, आप इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, पहला तो हो गया किस तरीके का फीचर है हमारा, तो डेमोक्रेसी वाला फीचर है। उसके बाद जैसे मान के चलो कि ये मतलब डेमोक्रेसी का हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि डेमोग्राफी, हम लोग का एरिया इतना लार्ज है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, उसके बाद सी रूट के लिए सब हो सकता है वो सब। ठीक है, उसका डाइवर्सिटी बताया उन्होंने, कल्चर का फैक्टर, और ये तीनों जब मिल जाता है ना तो डेवलपमेंट आता है। ठीक है, तो फिर याद कर लो 3D वाला है, तो 3D में क्या हो गया, पहले तो डेमोक्रेसी किस तरह का पॉलिटिकल फीचर है, उसके बाद हो गया क्या हमारा डेमोग्राफी, उसके बाद हो गया हमारा डाइवर्सिटी। अब इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इंडिया में सबसे पहले क्या होगा, तो डेमोक्रेसी तो सबको पता होगा, उसका एरिया देखेंगे तो एरिया होगा डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी में कैसे लोग रह रहे हैं, तो डाइवर्सिटी। ठीक है, चलो होप आई एम क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो उनका एक कहना है कि ग्लोबल साउथ के बारे में हम लोग को बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसको डेप्थ बहुत घेर चुका है, उसको देखना जरूरी है। ठीक है, एक हम लोग का प्लेटफॉर्म राउंड टेबल हुआ था, ग्लोबल सोवरेन डेप्थ राउंड टेबल। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे, हमारे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और G20 का अध्यक्ष ने, मतलब ऐसा मीटिंग हम लोग इंडिया मीटिंग अरेंज कराया था। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ग्लोबल डेप्थ ग्लोबल सोवरेन डेप्थ राउंड टेबल, तो किसका किसका ज्वाइंट एफर्ट है, ये आपको होगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और G20। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ है। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात कर सकते हैं, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में नहीं तब्दील होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, स्किल्स को डेवलपमेंट करना होगा, उसके साथ क्या होगा, पॉलिसीज़ पे काम करना होगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ तो है हमारे पास, लाइक यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को लाइक पॉलिसीज़ इस सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उनको ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस चलाना। ठीक है, एक एग्जांपल आया था सिविल डिफेंस वॉलंटियर रिलीफ। अब ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये हमारे ना कोविड के समय बहुत इन्होंने हेल्प किया था, सिविल डिफेंस वॉलंटियर। ठीक है, तो इसको आप अपने एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि इनका यूज़ हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप एनजीओ का एग्जाम्पल डालते हो, एसएचजी का एग्जाम्पल डालते हो, इसी तरीके से इनका भी सिविल डिफेंस ग्रुप का भी डाल सकते हो। अभी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट किसने किसने बात की तो सबको मालूम होगा, लेकिन एक जगह अगर आ रहा है तो उसको रिवाइज करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो पेरियार ने बात किया है, ईवी रामास्वामी और BR अम्बेडकर। ठीक है, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग के लिए ये हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है, अभी आगे आ जाओ। उसके बाद है एक न्यूज़ में था कि टीचर का इशू चल रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे वीडियो बहुत वायरल वायरल हो रहा था मारने वाला, मतलब टीचर बोल रही थी उनको, बच्चे का जैसा वीडियो आया था ना मुजफ्फरनगर से, ठीक है। अभी एक और क्या आया है, टीचर बोलते हुए तो मतलब ऐसा वीडियो आया है कि वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान चल जाओ, ठीक है। तो ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत कुछ बहुत डायर सिचुएशन बताता है, ठीक है। अभी आगे आते हैं, एक और न्यूज़ है आंध्र प्रदेश के रिलेटेड। अब आंध्र प्रदेश का क्या न्यूज़ है कि ये आंध्र प्रदेश का एरिया मान लो, ठीक है। तो 1970s में क्या हुआ ना कि वहाँ प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट इन द सेंस कि लैंग्वेज को लेके, तो आपको पता है कि प्रोटेस्ट हुआ। अब लैंग्वेज के बाद वहाँ के जो लोकल्स थे ना, उन्होंने बोला कि हमको एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, इसमें कुछ वो एक मतलब सब्सिडी चाहिए कुछ इस तरीक़े से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ के लोग मतलब कि ये तो वहाँ का डिमांड आया। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में ये बाइफरकेशन हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अब क्या बोला गया कि ठीक है, पहले तो उन लोग को मिल गया था रिजर्वेशन लोकल्स को, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था, डेवलपमेंट का इशू था। जितना भी मतलब कि और भी जो प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से उनको वहाँ पे मतलब रिजर्वेशन तो मिला। बट 2014 में ये कहा गया कि सिर्फ ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए, यानी 2024 से तक रहेगा। तो अभी कंसर्न आ रहा है कि 2024 में रिजर्वेशन चला जाएगा क्या फिर, तो हम लोग का वहाँ का जो लोकल का कंडीशन है वो कैसे ठीक होगा, समझ रहे हो। तो ये वाला न्यूज़ था यहाँ पे। अब इससे हम लोग क्या क्या निकालना, तो पहले आर्टिकल 371D जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए बात करता है बिफोर बाइफरकेशन, ठीक है। और एजुकेशन, ये तो बता दिया मैंने, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए लोकल को जो इशू हो रहा था, ठीक है। 1970 में एजिटेशन बहुत हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से उनको देना पड़ा। लेकिन 2014 में हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। तो अब इनका ये समस्या है कि जो ओल्ड लॉ है वो एप्लीकेबल 2024 तक ही होगा। तो इसको आगे कैसे हम लोग डील करेंगे, इसके बारे में न्यूज़ था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी फ्लड और डिजास्टर आया, उससे क्या हुआ कि 2000 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। अब ये न्यूज़ तो है, अब इसको आप एग्जाम्पल में कहाँ डालेंगे, तो GS2 या GS3 के पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, तो टूरिज्म सेक्टर को आप क्या बता सकते हैं कि इट शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है, इट शुड बी रेजिलियंस, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हो, और एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि हिमाचल में अभी 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये दिखाता है कि जितने लोग इन्वेस्ट किए थे वो सब गया पहले तो। अब ये अगर सस्टेनेबल होता तो ये बच जाता ना यहाँ पे, ठीक है। अभी आ जाओ, और क्या क्या है। पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक है कि जब भी ये लिखोगे ना आंसर्स में, तो ये आप जरूर डालना कि हम लोग इंक्लूसिव और इनोवेटिव ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। और किस किस चीज़ पे काम करना है, किस सेक्टर पे, तो एजुकेशन पे सेक्टर पे काम करना है, हेल्थ पे करना है, हेल्थ एजुकेशन और सोशल सेक्टर पे काम करना है, ठीक है। अभी एविल क्या प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, तो करप्शन का एक प्रॉब्लम है, कास्टिज्म का प्रॉब्लम है और कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है। हम लोगों ने 3D देखा था, 3D लीड्स टू 4th D, ठीक है। अब इसको पढ़ लो एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया डेमोक्रेसी क्या है हमारा, उसके बाद है डेमोग्राफी कितने लोग रहते हैं, उसके बाद क्या था बताओ, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और एक और डी क्या था, एक मिनट, एक और था हमारा डाइवर्सिटी। देखो ऐसे ही लोग भूलते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने अभी कर लिया फिर से तो याद हो जाएगा। अभी सॉरी, अब देख लेते हैं, फिर से एक और देख लेते हैं। पहला क्या हो गया हमारा, एक मिनट, पहला हो गया डेमोक्रेसी, उसके बाद हो गया डेमोग्राफी, उसके बाद हो गया डाइवर्सिटी लीड्स टू डेवलपमेंट, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में है, इतना कुछ न्यूज़ में है, मतलब न्यूज़ में क्या इन द सेंस ये वो आया हुआ था, आर्टिकल था, एडिटोरियल था, इससे क्या इन्फॉर्मेशन उनको निकालना है वो देखना, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया। इसका बेसिक क्या है ना, इसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 यानी इंडिपेंडेंस डे से पहले जो भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो भी रिलीजियस प्लेस था, उनका नेचर अब चेंज नहीं होगा। मोटा मोटी ये कहा गया है। एक्सेप्शन क्या था, राम जन्मभूमि जो है वो सिर्फ एक्सेप्शन था, बाकी बाकी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनका कोई नेचर अब आगे से चेंज नहीं होगा। जो जैसा 15 अगस्त 1947 से पहले था वैसे ही रहेगा अब से, ठीक है। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट अभी देख सकते हैं। अभी हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है इससे, तो आर्टिकल 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा और लोअर कोर्ट्स, ठीक है। इवन उनके खुद के जजमेंट पे भी बाइंडिंग होगा, मतलब डॉक्ट्रिन और प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ये, ठीक है।
उसके बाद क्या है लॉ, एक और आप जब भी अपने आंसर में लिखोगे तो ये टर्म्स सब डालेंगे। लॉ शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए, लॉ डेफिनेट होना चाहिए और नोन होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब क्या कि ऐसा चेंज नहीं होता रहना चाहिए, डेफिनेट लोग को पता रहे, प्रिडिक्टेबल रहे, और इन द सेंस कि नोन रहे कि लोग को पता रहे कि लॉ क्या है। ठीक है, अभी ये हम लोगों ने 1991 वाला प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, एक्सेप्ट कि अगर राम जन्मभूमि एक्सेप्शन में था। अब एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को समझो अपने अपने जो विचारों है ना उसमें आप डाल सकते हैं विचार में। ठीक है, हिस्टोरिकल रॉन्ग, जो पहले गलती हुआ था, अब ऐसा नहीं कि उसको ठीक करने के लिए आदमी और हम लोग लॉ को अपने हाथ में ले लें। ठीक है, इसको समझ लो बस इतने लाइन को। ठीक है, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रेमिडीड बाई पीपल टेकिंग लॉ इन देयर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अल्टीमेट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और मोरालिटी को देखने के लिए। ठीक है, अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन है तो आप ये डाल सकते हो कि मेजोरिटेरियन ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये था ना कि मुस्लिम रूलर जो इंडिया में आए थे तो बहुत उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम किए। तो इनजस्टिस, ये एक स्टेटमेंट है, एज इनजस्टिस वॉज डन बाय द मुस्लिम रूलर्स ऑन हिंदू। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया, अभी आपको देखना होगा डेमोक्रेटिक इंडिया इन द सेंस कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो इंडिया का नेचर चेंज हुआ, हम लोग क्या बने, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक इंडिया कैन नॉट परपेचुएट देम टू अनडू देम। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम लोग उसको अंडू करने के लिए अब अपना डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज उसको भूल जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल है अकबर रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करते थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो हुआ हमारे उसमें चैतन्य थे। भक्ति मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था कि जितने भी नॉन ब्राह्मण है ना उनका दर्जा ऊपर किया जाए, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको डिग्निटी मिले, उनको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो इसके लिए किसने मतलब जो भक्ति मूवमेंट में कौन कौन काम किए, तो चैतन्य, आपको पता होगा चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, गोपाल भट्ट, शंकर देव, ठीक है, एकनाथ, तुकाराम, ये सब। ठीक है, उन्होंने क्या किया ना कि नॉन ब्राह्मण जो थे उनका रैंक हाई करिए, मतलब उनका स्टेटस हाई किया। अब ये क्या होगा, इससे मतलब क्या हुआ कि ये रिलीजन होगा, रिलीजन ऐसे डेमोक्रेटाइज हुआ हमारा। ठीक है, अब डेमोक्रेटाइज मतलब क्या है कि जब लोअर कास्ट के लोग थे उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा था, तो एक रिलीजन पूरा रूल कर रहे थे, एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा सब कुछ मिला हुआ था, सब कुछ सुविधा। अब जैसे भक्ति मूवमेंट हुआ तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेटाइज्ड, इसको क्या करोगे, डेमोक्रेटाइज रिलीजन, ऐसा टर्म डाल सकते हो अपने पेपर में। ठीक है, चलो अब आ जाओ, शुड नॉट हैपन रिलीजियस बाइगॉटरी। ठीक है, अब हिंदुइज्म क्या है, तो हिंदुइज्म क्या है ना, एक वे ऑफ लाइफ है हमारा। ठीक है, मार्क्ड बाई, उसके अंदर क्या क्या आएगा, हिंदू लिबरलिज्म आना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। एक चीज़ देख लेते हैं, लिबरलिज्म मतलब कि लिबरल सोसाइटी होना चाहिए। हिंदुइज्म जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से हम लोग जीते हैं और किस तरह का सोच होना चाहिए हमारा, तो सोच हमारा लिबरल होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन मतलब कि हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएँ और लोगों को भी। ठीक है, पीस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, अब हंगर का देख लेते हैं, हंगर के बारे में क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हंगर के बारे में। तो पहला तो इंडिया मेजर फूड प्रोड्यूसर सबको पता है। ठीक है, अब हंगर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एज इंडिया इज अ मेजर फूड प्रोड्यूसर एंड एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी है इंडिया में, और हम लोग पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। बट स्टिल तो आता है ना, स्टिल यहाँ पे हम लोग का क्या मिसिंग है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिसिंग है। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब क्या कि फूड तुम लोग खा रहे हैं लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन जा रहा है, या न्यूट्रिशन मतलब कितना पोषण जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो मतलब चाइल्ड में वेस्टिंग आता है, स्टंटिंग आता है, लो वेट आता है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में कॉस्ट होता है, सोशल सिक्योरिटी का कॉस्ट बढ़ जाता है, एजुकेशन में उतना पेरेंट्स दे नहीं पाते हैं जिसकी वजह से पोवर्टी फिर से रहता है, तो ये विशियस साइकिल चलते रहता है। ठीक है, इतना कुछ है, तो पीडीएस सिस्टम तो हम लोगों ने ले आया। ठीक है, अब स्टिल यहाँ पे हम लोग का फूड इनसिक्योरिटी बना हुआ है, इसकी वजह से हंगर है, चाइल्ड में माल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 रैंक है 121 में हम लोग का। ठीक है, तो बहुत पुअर स्टेट है हमारा अभी। फिर अंडर नरिशमेंट और हंगर का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो क्या क्या देखता है, अंडर नरिशमेंट पे बात करता है, हंगर का इंडेक्स निकालता है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल से पहले मतलब 5 साल से पहले लोगों का क्या मतलब मरने का क्या दायरा रहा, मतलब बच्चों का कैसा उनका रेट था मोर्टेलिटी का, वो देखता है। ठीक है, फिर एक और रिपोर्ट आया, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल वर्ल्ड रिपोर्ट, ये निकालता है एफएओ। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है तो आप देख सकते हैं वो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, स्टंटिंग वेस्टिंग मोर्टेलिटी पे बात हुआ यहाँ पे। ठीक है, स्टेट हंगर इंडेक्स में ना
ये कैलोरी को यूज़ नहीं करते बट बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ करती है। यहाँ आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी देखो बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है ना कि इनका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उनका मेथड ही गलत है, उनका क्राइटेरिया गलत है इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम लोग तो पीडीएस देते हैं, हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, तब भी ऐसा क्यों निकाल रहे हैं लोग। तो इनका क्या कहना है कि ये लोग का जो क्राइटेरिया है ना, ये लोग का जो पैरामीटर है वो गलत है। तो स्टेट हंगर इंडेक्स जो निकला है, ठीक है, स्टेट हंगर इंडेक्स में हम लोग निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स का एक पैरामीटर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप कंपेरिजन में डाल सकते हैं कि इन द केस अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि ये कैसे गलत है, तो आप ये डाल सकते हो कि वी कैन यूज़ बीएमआई। ठीक है, चलो अभी नेशनल हेल्थ सर्वे का डेटा आया, उसमें एनीमिया और चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग का है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें आया कि 1/3 जो स्टंटेड और अंडरवेट हैं बच्चे हमारे यहाँ, 1/3, समझ रहे हो, 1/3 अंडरवेट और अंडरवेट में है, अंडर स्टंटेड और अंडरवेट, और हर 5वां लड़का सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग। ये दो अपने हंगर वाले टॉपिक में जरूर डालना। ठीक है, पहला तो क्या था हमारा कि 1/3 अंडरवेट और वेस्टेड स्टंटेड है, और ठीक है एवरी 5th चाइल्ड इज वेस्टेड। ठीक है, ये सब डाल दीजिएगा। ठीक है, अब पॉल्यूशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डेटा आया हुआ था। पॉल्यूशन मतलब क्या, पॉल्यूशन में क्या है कि अगर उसमें है ना कि WHO का गाइडलाइंस अगर नहीं फॉलो करेंगे, इन द केस अगर मतलब इंडिया ने अगर नहीं किया, तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने लगता है। अब बताता है क्या है कि एक एवरेज मान के चलो कि हम लोग का 70 साल जीने का टर्म है। ठीक है, एक आदमी है उसको 70 साल जीने का उसका एवरेज है, लेकिन वो दिल्ली के शहर में आया, रहना शुरू किया, तो क्या हुआ कि उसको ना एयर पॉल्यूशन के कारण उसका जो भी रहने का ड्यूरेशन था, अब 70 से वो हो गया 60, एक टर्म ले रहा हूँ, तो इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो घट गया, 60 पे आ गया। पहले 70 साल जी सकता था, लेकिन अब सिर्फ 60 साल जी पा रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि AQI डेटा, एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या होता है ना, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डेटा आया वो इट वाज नॉट एबल टू मैच विद द WHO गाइडलाइंस। ठीक है, इसके वजह से क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब गाइडलाइंस में क्या है कि PM 2.5 इतना ही होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसी डेटा को आप ध्यान दे देना, प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन में आया था डेटा के बारे में। ठीक है, अगर नहीं मीट करेगा तो 2.3 ईयर्स तक का हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट सकता है। ठीक है, साउथ एशियन रीजन जो है ना 2.3 ईयर्स घट सकता है। साउथ एशियन रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्राइसिस में भी है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि 9.7% का पार्टिकुलेट पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है 2013 से लेकर 2021 के बीच में। ठीक है, आपको याद रखना होगा 9.7% इंक्रीज हुआ है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, 9.7%। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया 22.9% पॉपुलेशन मोस्ट पॉल्यूटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और बांग्लादेश में 6.8 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हुआ है, मतलब मोटा मोटी अगर समझो 7 साल कम हो गया, यानी जो लोग 70 साल जी सकते थे अब सिर्फ 63 ईयर्स तक जी पाएंगे। ठीक है, और दिल्ली का हाल उससे भी ज़्यादा बुरा है। लेकिन आप एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, अगर एग्जाम्पल आया डिस्कस करने के बारे में, तो आप चाइना का जरूर एग्जाम्पल डालेंगे। चाइना के बारे में देख लेते हैं, तो उन्होंने 2014 में पॉलिसी लाया अपना, नेशनल पॉलिसी फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कुछ इस तरीके का था, उसमें ना उन्होंने रिड्यूस करना का बात किया कि हम लोग रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन को। तो 42.3% पॉल्यूशन, मतलब 2013 में था और 2021 का डेटा है, तो तब से ना उन्होंने 42% डिक्रीज किया है एयर पॉल्यूशन को। कितना बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके से। ठीक है, 42.3% रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन बाई चाइना। इस डेटा को तो हम भूलना नहीं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, 42.3%। देखो ये अपने आप मिट जाता है कुछ देर में ही पेन, तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 42.3%। ये क्या है, मिट गया ना। तो फिर बताओ चाइना का रिडक्शन रेट है कब से, 2013 से लेके 2021, 42.3। और डेटा क्या था हमारा, 9.7% इंक्रीज हुआ है पॉल्यूशन रेट, 6.8 ईयर्स घट चुका है रेट। कहाँ पे, बांग्लादेश का एक एग्जांपल डाल सकते हो। PM 2.5 5 म्यू मेगा 3 होना चाहिए WHO का गाइडलाइन से, अगर नहीं रहेगा तो 2.3 ईयर्स घट जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, होप आई एम क्लियर। और एक और चीज़ है, एवरेज इंडियन लूजिंग 5.3 ईयर्स का एवरेज इंडियन लॉस कर रहा है अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर 70 साल का था तो अब सिर्फ 65 साल जीने तक का उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसके कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, होप आई एम क्लियर। अभी आगे देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में एक यहाँ पे है।
ठीक है। और ये हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, ये पुराने कंटेंट है, बट इसमें कुछ ऐड हुआ है आज के न्यूज़पेपर में। तो एक ऐड यहाँ पे, एक ऐड यहाँ पे है, और एक ऐड यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं अपने नोट्स को। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, जानने का अधिकार। तो 2005 में आया, पता है सबको, बोथ सेंटर और स्टेट में है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा, डॉक्यूमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको पब्लिक डेटा देखना है कि कितना खर्च हुआ, कि सरकार का क्या पॉलिसी है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, सब कुछ आपको पता चल सकता है। तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक रिकॉर्ड डेटा है जो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे है हम लोग ये इस तरीक़ा से पब्लिक करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेंटी को कुछ रीज़न के कारण हम लोग डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सही भी है एक तरीका से कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम लोग कुछ डेटा को देना फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या था कि जो पर्सनल डेटा होता था ना, उसमें पर्सनल डेटा इन द सेंस कि कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ पर्सनल डेटा भी है, तो उसको नहीं दिया जाता था। लेकिन पहले गवर्नमेंट अगर चाहती थी, कुछ कुछ केस में ना एक्सेप्शन में उस डेटा को भी दे दिया जाता था। बट क्या हुआ कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आया 2023 में, मतलब जो है उसने टोटल प्रोहिबिशन लगा दिया कि नहीं, कोई भी पर्सनल डेटा नहीं निकलेगा वहाँ से, ठीक है। इसके लिए सोशल ऑडिट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट आया 2019 में, एक अमेंडमेंट आया। उसमें क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने, जैसे आपने कोई आरटीआई फाइल किया, ठीक है, उसका एक रिस्पॉन्स आया आपको, बट आप उस रिस्पॉन्स से खुश नहीं हैं, तो आपने फिर डाला कि नहीं, मेरे को रिस्पॉन्स से खुशी नहीं है, आप मेरे को फिर से दो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाता है ना कि रिव्यू वाला, तो एक मतलब जिस सीआईसी को जाता है ये इन्फॉर्मेशन कमीशन को, उसका टेन्योर और उसका सैलरी 2019 में सरकार ने अमेंडमेंट किया, उसमें ये कहा कि दे विल डिसाइड दिस थिंग, कि उनका ये डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो डिसाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, फिर तो ये बोलेंगे कि यार, तो उनके मर्जी से कि मतलब हिसाब से अगर चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ प्रॉब्लम था। उसके बाद प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि हर स्टेट में यूनिफॉर्म रूल्स नहीं है, हर स्टेट का अलग अलग रूल है, पेमेंट मेथड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन बहुत पोर्टल ऐसा है जो ऑनलाइन अभी तक इक्विप्ड नहीं है, यूपीआई से उसको लिंक करना जरूरी है। इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग का आरटीआई में आ गया। एथिक्स में भी पेपर एक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और आप जीएस 2 में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, अभी वन नेशन वन इलेक्शन ये वाला कंटेंट ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रीवियस इलेक्शन में आप देख सकते हो। और क्या क्या है, ये नया इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना। पहला जनरल इलेक्शन हमारा 1951 से 1952 में हुआ, ये बात याद रखने के लिए है, मतलब ध्यान में रखो। 1967 तक हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन करते थे। फिर क्या हुआ कि सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा, केरल में लगा। ये आ जाएगा प्रीलिम्स का, अगर इन द केस कोई स्टेटमेंट को निकालना है, मतलब एलिमिनेट करना, उसमें काम आ जाएगा। 1959 में पहला प्रेसिडेंशियल रूल लगा, कहाँ, केरल में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्शन होना शुरू हो गया फिर वहाँ पे, ठीक है। अब इशू क्या हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो कर दिए हम लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब सब जगह एक ही जगह पे रहा, सबको मतलब सब स्टेट लेजिस्लेशन और जो लोकसभा सब एक साथ चल रहा है। बट मान के चलो कि कुछ प्रॉब्लम आ गया कोई स्टेट में, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ मतलब ऐसा कंडीशन आ गया कि स्टेट में गवर्नर ने बोला कि भाई अब प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा डेमोक्रेसी पे, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है। अब तो है कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद ऐसा होता है ना कि गवर्नर देखता है कि फिजिबल है इलेक्शन कराना, या प्रेसिडेंट देखते तो फिर इलेक्शन होता है, या फिर इलेक्शन कमीशन देखता है कि नहीं, अब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, अब इसमें इलेक्शन करवाओ, ठीक है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, इनकेस अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, तो फिर क्या होगा ना कि मतलब कि एक बार लग गया, ऐसे 5 साल का था, ठीक है, 5 साल में मतलब कि 2 साल के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लग गया वहाँ पे, तो बाकी 3 साल क्या होगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल में ही पूरा स्टेट चलेगा क्या वो, क्योंकि 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा सबका एक साथ, या फिर इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, समझ रहे हो। इतना साल अगर प्रेसिडेंट रूल में चलाना, मतलब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वहाँ पे काम कर रही होगी, ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट है, उसमें पहले ही साल में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो 4 साल तक सेंटर उसको अपने हाथ में रख के काम करेगी, तो ये डेमोक्रेसी तो सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक तरीका का इशू है, आप इसको डाल सकते हैं। डिफेक्शन और काउंटर डिफेक्शन का जो इशू चला था उसके वजह से, ठीक है। 2018 में लॉ कमीशन के जो थे वो BS चौहान, उन्होंने ये कहा कि नॉन फिजिबल है, ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाएगा। नॉन पॉसिबल इन द सेंस क्यों, उन्होंने बोला कि इसके लिए पहले तो हमको चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, RPA एक्ट में चेंज लाना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर जो होता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन का, उसमें भी चेंज लाना पड़ेगा, और 50% स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, जो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी होता है ना, उसके बाद जो 50% स्टेट के लिए जाता है वो भी चाहिए यहाँ पे। तो इतना सारा कंडीशन उन्होंने दिया है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब किसने कंडीशन दिया याद रखने के लिए, 2018 में लॉ कमीशन
ऑफ इंडिया के BS चौहान जी, ठीक है। चलो बेनिफिट भी देख लेते हैं। बेनिफिट में सेव मनी, रिड्यूस ट्रेन, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। टाइमली डेवलपमेंट एक्टिविटी एक साथ सिंक्रोनाइज वे में चलेगा। लेकिन 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में जो थे BP जीवन रेड्डी, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन फीजिबल है। तो आप इसको में आप ये भी डाल देना और ये भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि 1999 लिख लो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, BP जीवन रेड्डी, इन्होंने कहा फीजिबल है, आप करवाओ वन नेशन वन इलेक्शन। बट 2018 में हमारे कौन थे, BS चौहान, LCI के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि नॉट फीजिबल, ठीक है। चलो ऐसे करके याद करो, कोई लिख के याद करो, 10 बार लिखो लेकिन याद करो, ठीक है। अब आज जो कंसर्न्स पे देख लेते थोड़ा। पहला तो आर्टिकल 83 और 172 बात करता है टेन्योर का, बात करता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव का, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आर्टिकल 356 अगर इम्पोज किया तो क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल कब तक चलेगा, मैंने जो आपको कंडीशन बताया वो यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 1 जो है हमारा, वो बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट का, बात करता है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन से आप तो फिर फेडरलिज्म पे बहुत खतरा है, ये भी एक आप डाल सकते हो, ठीक है। और रिकरेंट इलेक्शन मतलब कि आज इलेक्शन हुआ लोकसभा में, 1 साल बाद स्टेट लेजिस्लेटिव में मेरे मतलब मेरे स्टेट में इलेक्शन है, तो मेरे पास क्या होगा ना कि आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स व्हेन आई वाज वोटिंग फॉर लोकसभा, और मेरा अब कुछ नया चेंज है, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, मेरे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नया किया, तो उस वक्त मेरा माइंड चेंज हो गया। आई विल नॉट वोट फॉर द सेम पार्टी एज आई हैव वोटेड फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है ना कि चॉइस मिलेगा पीपल को, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बार बार वोट देने से पता चलेगा कि नहीं इनको वोट देना अच्छा रहेगा, बार बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, प्रिवेंट्स ब्लेंडिंग को प्रिवेंट करेगा ये चीज़, ठीक है। कि हम इनको वोट दिए, यहाँ पे मेरा कुछ हम सोचते थे इस साल भी कुछ मतलब उसी साल इनको भी सेम पार्टी को वोट कर दिए, ऐसा तो सही नहीं है, ठीक है। ऊपर से एक और चीज़ है कि आज आपने लाइक लोकसभा का इलेक्शन हुआ, यू वर नॉट एलिजिबल टू मतलब यू वर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो आप साइमल्टेनियसली आप स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इन द केस अगर समझ लो कि रिकरेंट हो रहा है, मतलब कि एक बार में मतलब एक साथ नहीं होता है, तो लोकसभा में आप एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद 18 साल के हुए हैं और नेक्स्ट ईयर आपके स्टेट में इलेक्शन है, तो आप अपना वोटर ID कार्ड बनाओ, आप वोट दे सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चॉइस ऑफ पीपल करने का मौका मिले, अकाउंटेबिलिटी को आप ठहरा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया है। अभी एक और चीज़ देख लो, एक केस स्टडी है, डेटा और स्ट्रीमिंग कंपनी मतलब AI, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये लोग ना मतलब AI जॉब रिक्वायरमेंट अभी निकालना शुरू कर दिए। इसका क्या रिलेवेंस है हमारे लिए, तो हम लोग ये देख सकते हैं, सोसाइटी का इशू है और मेजर सोशोलॉजी का है, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट का, एजिटेशन का। इसमें राइटर गिल्ड एसोसिएशन ऑफ अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है। उनका ये कहना है कि आप AI से लिटररी वर्क तो निकाल रहे हो, मेरा वेज कम हो गया, मेरे बोनसेस कम हो गए, मेरा जो स्किल था वो कम हो गया, मैं सोचने का तरीका कम हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका का इशू चल रहा है, AI जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसमें, तो मीडिया में भी बढ़ रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, मीडिया राइटिंग के लिए, जो भी होता है ना वो सब के लिए, ठीक है। ये जस्ट उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। ऑर्गन डोनर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो स्पेन का आप एग्जांपल डाल सकते हैं, स्पेन में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट होता है, ठीक है। और जिंदा रहते हुए भी हम कुछ कुछ ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन सा, तो किडनी डोनेट कर सकते हैं, एक किडनी, लोअर लोब ऑफ द लंग्स का लोअर लोब डोनेट कर सकते हैं, एक पार्ट लिवर का भी डोनेट कर सकते हैं और कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे मोदी जी ने कुछ कल PTI के साथ उनका इंटरव्यू था, इसमें कहा है, उन्होंने कहा है इसमें, उन्होंने ये कहा ना कि जैसे कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2, इसके बाद जो न्यू ऑर्डर बना, न्यू ऑर्डर इन द सेंस कि वेस्ट ईस्ट नैम, ठीक है, अलग अलग ग्रुपिंग्स, तो ये अब नया वर्ल्ड ऑर्डर कब क्रिएट हो रहा है, नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन इमर्ज्ड आफ्टर कोविड 19 के बाद भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है। कोविड 19 के बाद हम लोग देख सकते हैं कैसे आया, देखो कोविड हुआ, इंडिया ने वैक्सीन मैत्री चलाया, छोटे देशों को भी वैक्सीन सप्लाई किया, ग्लोबल साउथ को भी अपने माइंड में रखा, इकोनॉमिक पूरा ख़त्म हो गया, देन ऑल्सो दे पार्टिसिपेटेड वेरी वेल, दे बूस्टेड आर इकोनॉमी, मतलब इंडिया बूस्टेड इट्स इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पे वो किया उन्होंने। उसके बाद आ गया रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, ठीक है।
तो ये जो नया वर्ल्ड क्रिएट हुआ है कोविड के बाद, ठीक है, तो इसमें हम लोग को ना जीडीपी से हट के पीपल सेंट्रिक व्यू पे काम करना पड़ेगा, इनका ये कहना है। सोलर अलायंस देखा हम लोगों ने, ग्लोबल साउथ में जो डेप्थ का इशू है ना उसको ठीक करना होगा, एनर्जी ट्रांजिशन पे काम करना होगा, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, ठीक है। इंडिया प्रपोज करेगा अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए G20 में, ठीक है। फिर हम लोग बायोफ्यूल अलायंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप इस टर्म को जरूर डालना, क्या है बायोफ्यूल, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका एनर्जी का जो डायमेंशन है ना वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये कोalition फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो है ना रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और हम लोग काम करते हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। एक न्यूज़ था कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया एक स्टडी ऑस्ट्रेलिया करके एक फेयर मतलब स्टार्ट करा इंडिया में, मतलब इंडियन स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने की चंडीगढ़ में, ठीक है। ऐसा कुछ था, इसको देख लेना किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, अब एजुकेशन पे देख लो थोड़ा। दीक्षा तो सभी को पता है, एक पोर्टल है, उस पे NCERT के कंटेंट्स अवेलेबल हैं जो स्टैटिक कंटेंट्स है, ठीक है। उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर भी इंक्लूडेड हैं जो कोई एजुकेटर ने डोनेट किया हो, जो वॉलंटियरली किसी ने अपना एजुकेटिव वीडियो बना के डाला हो, ठीक है। इस तरीके का प्लेटफॉर्म है स्टैटिक प्लेटफॉर्म। अब उसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं AI के साथ। अब AI के साथ इंटीग्रेट करने का क्या सुविधा है, अब मान के चलो कि सॉरी अब मान लो कि एक बच्चा है, ये है, एक बच्चा यहाँ है, ये, ठीक है। दोनों दीक्षा प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा बेचारा नहीं मतलब उतना स्कोर कर पा रहा है, इसको मतलब नहीं समझ आ रहा है, और इसने अच्छे से स्कोर कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग ये तो समझ सकते हैं ना कि दोनों का लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग का इट इज़ डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब ये मान चलो कि इसको एक बार पढ़ता नहीं समझ में आता, कुछ टॉपिक एकदम नहीं पढ़ पा रहा है, तो एक पाइथागोरस से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये चैप्टर आया, ये लड़का पढ़ रहा है ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाइथागोरस एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लेता है बट क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाता है वो। तो AI मॉडल से ना हम लोग क्या करेंगे, इन द केस अगर इनसे मतलब इन केस अगर इसको पहला क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, तो AI मॉडल से जितना भी हमारे क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है ना उसको इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे हिंदी में, ठीक है। या फिर उसको कोई एग्जाम्पल में लिंक कर देंगे जो पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जिससे वो हेल्प लेके काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है ना कि वी विल गिव देम इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग, मतलब हर इंडिविजुअल का कैसा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी क्यों ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि ड्रॉपिंग रेट बहुत इंक्रीज हो गया है, बेसिक लिटरेसी बहुत कम है, डिजिटल डिवाइड का इशू है, एक्सेस टू एजुकेशन बहुत ही हार्ड हो रहा है, सब कोविड के बाद और ये एक्सेलरेट हो गया है सिचुएशन, ठीक है। तो इतना हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग को फुलफिल करना होगा, ठीक है। ओके, अभी आज से हम लोग कुछ और नया स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, फिलोसफिकल ऐसे के लिए हम लोग कुछ कंटेंट निकालेंगे, जो स्पीकिंग ट्री करके एक आता है ना उसका ये कंटेंट है। चलो, अभी उसमें एक आया हुआ था कि हम लोग को हर्ट क्यों होता है, वाई डू वी गेट हर्ट। एक क्वेश्चन आया था ना प्रीलिम्स के, सॉरी प्रीलिम्स बोल रहा हूँ, लाइक मेंस पे कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चन है। पहला तो है कि हम लोग हर्ट क्यों होते हैं। अब हर्ट होने का रीज़न क्या है कि ये आप हो, आपने किसी और से बहुत एक्सपेक्ट करके रखा था कि यार मेरे को ये चॉकलेट देगा ही पक्का, जब घर से आएगा ना, मतलब हॉस्टल में जब घर से आएगा चॉकलेट देगा। ये लड़का आया और सारे चॉकलेट्स अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। तो आप पूरा हर्ट हो गए कि नहीं यार, आपने एक्सपेक्टेशन रखा था कि अब तो मैं पूरा मतलब ये आपने सोचा था कि अभी आएगा चॉकलेट देगा मेरे को, उसके बाद हम लोग खाएंगे साथ में, ठीक है। फिर मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आपके अंदर था, बट आप पूरा हर्ट हो गए। अब इसके पीछे रीज़न क्या हुआ। पहला तो रीज़न ये है कि आपने ओवर थिंक किया, ठीक है। आपने ओवर थिंक कर लिया क्या कि वो मेरे कोई चॉकलेट देगा, वाई नॉट ही विल गिव टू समवन एल्स, ऐसा भी हो सकता है ना, वाई यू वर एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम हिम। तो ये सब एक रीज़न है हर्ट होने का, ठीक है। अब और देख लो, पहला तो है कि हम लोग को अगर पहला ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करना है, उसके बाद है कि थिंक लेस, सोचो कम फील ज़्यादा करो, ठीक है। एम्पैथी अपने अंदर जगाओ, इसके कारण आप हर्ट नहीं होंगे ज़्यादा। हर्ट टू हीलिंग में काम करता है। लव क्या करता है ना, लव का जो इमोशन है यहाँ पे, लव ब्रिंग कनेक्टेडनेस, आपको कनेक्टेडनेस फील कराता है, ठीक है। आइसोलेशन जो होता है ये हर्ट करता है हम लोग को, आइसोलेट होकर नहीं रहना है, कनेक्टेड फील करेंगे। हर्ट लव का जो फीलिंग वो एक्सचेंज होगा ना, तो फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी फील तब होता है, ठीक है। उसके बाद आप सोचो, थिंक, कन्वर्ट टू फीलिंग,
और फीलिंग कन्वर्ट टू सेल्फ पीक, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, हेल्दी एटीट्यूड का बात हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब एथिक्स में एटीट्यूड है हमारे पास, एटीट्यूड क्या होता है, या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में भी हेल्दी एटीट्यूड होता है। अब हेल्दी एटीट्यूड का क्या है ना, हेल्दी एटीट्यूड नेवर गेट हर्टेड, ठीक है। अब हर्ट होने का आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे UPSC 2023 का CSAT पेपर देख लो, ठीक है। ये तो एकदम डिजास्टर था, ठीक है, इसमें बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट निकल गए। तो उसमें क्या हुआ कि आप ऑब्वियसली हर्ट होंगे, एकदम नेचुरल है, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया तो क्यों हर्ट हो रहा है, ठीक है। आप हर्ट हो गए यहाँ पे, लेकिन आप इस हर्ट को अपने साथ अगर कंटिन्यूसली रखे रहोगे ना, तो 3-4 महीना पास होते होते 2024 कब आएगा पता ही नहीं चलेगा। तो फिर यू कांट गो बैक इन टू द टाइम एंड रिग्रेट फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ पे करना होगा कि आप एक हेल्दी एटीट्यूड बनाओ अपना। देखो, ये बोल देना तो आसान होता है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था वो भी चला गया, किसी का कुछ और कंडीशन था वो भी चला गया, ठीक है। तो हेल्दी एटीट्यूड मतलब क्या कि आप ये देखो कि मैं से गलती कहाँ हुई, तो आप गलती किसी का नहीं था यहाँ पे, ये पेपर ही उल्टा पुल्टा था, ठीक है। तो यू शुड पेपर इसको हटाओ, लेकिन आप ये देख सकते हो कि वेयर आई कैन इम्प्रूव, वॉट दिस इंसिडेंट टॉट मी, ठीक है। अब टॉट इन द सेंस कि यू कांट एक्सपेक्ट कि आप इतना पढ़ के जा रहे हो, आपने सबसे ज़्यादा मेहनत किया अपने पूरे लाइब्रेरी में, लेकिन देन ऑल्सो यू गॉट फेल्ड। तो यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, होना ना होना, लाइक यू मस्ट फील कि ऐसा हो, अच्छा हो मेरे साथ, आई विल थिंक पॉजिटिव कि मेरे साथ अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं कि एक्सपेक्ट कर ली नहीं मेरे साथ ही होगा, बाकी के साथ नहीं, मेरे साथ आई विल बी द टॉपर, ऐसा नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करोगे और हेल्दी एटीट्यूड रखोगे ना, तो जब भी फेलियर भी होगा ना, इनकेस अगर फेलियर भी होता है, तो फेलियर में भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और जिस समय आपने सीखना शुरू कर दिया अपने फेलियर से, देन यू ऑल्सो वोन दैट मैच, ठीक है। तो फेलियर इज नथिंग बट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विनिंग, ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है, इज एक्ट ऑफ गिविंग अ ड्यूटी और चैरिटी, ठीक है। ये एक्चुअल में आप यहाँ देख सकते हैं, पीटर सिंगर और यहाँ पे हमारा इमानुअल, किधर का है, सॉरी, इमानुअल कांत के बारे में भी है, तो ये एथिक्स के मामले में इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि हमारा बृहद्रक जो उपनिषद है ना, उसमें 3 कंसेप्ट का बात किया गया है। दान का बात है, दान उसमें से 3 में से एक है। पहला तो बोला गया सेल्फ रिस्ट्रेन, अपने ऊपर काबू रखना, कंपैशन जगाना, ठीक है, और चैरिटी। 3 चीज़ का बात है बृहद्रक उपनिषद में। ये जब हम लोग चैरिटी करते हैं तो हम लोग सेल्फ एब्जॉर्ब्ड आई से एक्सपेंसिव सेल्फ में कन्वर्ट होता है। अब इसको समझ लो क्या है कि आपके पास बहुत सारा कुछ पैसा है, ठीक है, बहुत एकदम अमीर हो, एकदम सब कुछ है, तो ये आप आई हो, अभी आप कहते हो मेरे पास है, ठीक है, इट इज़ माइन, आई एम दिस, आई एम दैट, इट इज़ माई, मतलब मेरा है ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको बांटना शुरू करते हो ना, चैरिटी, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि लोग के पास ये जाने लगता है, लोग इसको बोलते हैं कि नो, हम इससे कुछ काम कर सकते हैं, तो आप इस सोसाइटी में धीरे धीरे अपने आप को इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आई जो होता है ना आपका, आई गेट्स कन्वर्टेड टू सेल्फ। आई एंड सेल्फ का कॉन्सेप्ट हमारे GH मीड जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने भी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आई गेट्स कन्वर्टेड टू सेल्फ, ठीक है। तो इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है आप लोग को, हम लोगों को, ठीक है। और और ये जो हम लोग दे पा रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं, कंपैशन आया होगा तभी दे पा रहे होंगे, सेल्फ रिस्ट्रेन किए होंगे और नहीं कमाना यार, अब देते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, ठीक है। चलो, एक तो चीज़ हो गया। अब इंडिक ट्रेडिशन जो हमारा ट्रेडिशन है, उसमें चैरिटी को लिंक किया गया है रिलीजन के साथ। आप देखते हो कि रिलीजियस प्लेस में जाते हो कि चैरिटी करने की बात होती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स सोसाइटी में लंगर का कंसेप्ट है, कोविड में हम लोगों को देखा उन्होंने कितना मदद किया, कम्युनिटी किचन का ये बात है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे चैरिटी का क्या बात है। तो इंडिक ट्रेडिशन देख लिया, सिख देख लिया, और सिख ट्रेडिशन देख लिया, और वेस्टर्न में देख लेते हैं। वेस्टर्न में चैरिटी को लिंक किया गया एथिक्स के साथ, ठीक है। वहाँ एज सच रिलीजन के साथ नहीं लिंक किया, एथिक्स के साथ लिंक किया है, मतलब ड्यूटी मैट्रिक्स, ड्यूटी मैट्रिक्स इन द सेंस कि आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप चैरिटी करो, ये एथिक्स है। एथिक्स इन द सेंस कि आपका ये मोरालिटी है, आपके अंदर ये आना चाहिए, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, ठीक है। तो इमैनुअल कांत जी ने अपने द मेटाफिजिकल ऑफ मॉरल्स, उस मेटाफिजिकल ऑफ मॉरल्स, इसको याद रखना, एथिक्स में आ जाएगा काम, द मेटाफिजिकल ऑफ मॉरल्स। चलो, लिखना है तो लिख भी लो एक बार। ठीक है, क्या है मेटाफिजिकल ऑफ मॉरल्स, ये किसने दिया, इमैनुअल कांत जी ने, ठीक है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि आप चैरिटी तो करो, ठीक है, यू शुड डू,
बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपको वापस कुछ मिलेगा। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ऐसा रिटर्न में आप मत कुछ करो। रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मत रखो अपने अंदर, ठीक है। तो दैट इज द चैरिटी। तो उन्होंने ये बोला, एक और चीज टर्म दिया, इनपरफेक्ट ड्यूटी है। चैरिटी इज अ इनपरफेक्ट ड्यूटी। इसको तुम याद रखना, इस स्टेटमेंट को, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्या है, एक बार लिख भी लेते तो याद रहेगा। पहला तो है कि नेवर एक्सपेक्ट इन रिटर्न, ठीक है। दूसरा है चैरिटी इज इनपरफेक्ट ड्यूटी, ठीक है। इनपरफेक्ट ड्यूटी क्यों कहा है उन्होंने, कि चैरिटी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। अब आप कुछ वे में चैरिटी दे रहे हो, आप कुछ मतलब ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं किस तरीके से देना है, बट अ चॉइस टू मेक। किस तरीके, अब मान चलो कि आपके पास अभी एकदम कुछ पैसा नहीं है, अब तुम यूपीआई लेके चल रहे हो, आपके पास कुछ पैसा नहीं, आप देना चाहो तब भी नहीं दे पा रहे हो, और आपका फ्रेंड जो है वो कैश लेके चल रहा है, वो दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप में वो ड्यूटी और एथिक्स का बात नहीं, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, बट आपका कुछ मजबूरी रहा कि आप नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन आप कभी और देखे तो आपने उसको दे दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया इन परफेक्ट ड्यूटी, सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है। अब पीटर सिंगर जो ऑस्ट्रेलियन हैं, उन्होंने ये कहा, मोरल ड्यूटी बताया है कि रिच कंट्री का मोरल ड्यूटी होना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को हेल्प करे वो लोग। अब एक चीज़ देखो, जैसे एक तालाब है, ठीक है, उसमें एक लड़का गया खेलने के लिए, डूबना शुरू कर गया, और इधर एक बहुत वेल सूटेड आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कि लड़का डूब रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको तैरना आता है ऑब्वियसली, उसको क्या करेगा, वो एकदम अच्छे से एकदम ड्रेस होकर खड़ा है, तो वो पक्का पानी में जाएगा या अपना शर्ट फोल्ड करके पानी में घुसने का ट्राई करेगा उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग का ना, ऐसा उनका ये थ्योरी है कि रेस्क्यू ड्राउनिंग चाइल्ड विदाउट थिंकिंग ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथ। तो ये क्या ना कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन का जो लाइफ का जो वैल्यू है ना, वो मोर देन मटेरियलिज्म। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मटेरियलिज्म दिखा रहा है हमारा एक्सपेंसिव सूट या क्लोथ, और ह्यूमन लाइफ जो बच्चा डूब रहा था उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मोर देन मटेरियलिज्म, किसने कहा, पीटर सिंगर जी ने कहा, ठीक है। यूटिलिटेरियन अप्रोच के बारे में उन्होंने कहा है, और चैरिटी होता है वो काइंडनेस और कंपैशन ब्रिंग करता है हमारे लाइफ में, ठीक है। ओके, एक मिनट, ओके। चलो एक ये लास्ट टॉपिक है, फूड के बारे में देख लेते हैं। फूड एंड हंगर हमारा सेकंड में भी है, सॉरी एक मिनट, ओके, सेकंड पेपर में भी है, थर्ड पेपर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते पहले। पहला तो ये है कि हम लोग का इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है G20 के कंट्रीज़ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोगों ने चंद्रयान भेजा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंस प्लस इकोनॉमी को हम लोग एक साथ अगर टेबल पे लाएं, तो हम लोग एग्रीकल्चर में भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव ला के एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे बूस्ट हो चीज़। साइंस प्लस इकोनॉमी का फिलॉसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम का बात हुआ है। उसके बाद है कि ग्लोबल साउथ में बहुत चैलेंज चल रहा है, फूड का चैलेंज है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसको भी काम करना होगा। अभी एक डेटा है कि हम लोग अभी एग्री का जो जीडीपी, एग्री का जो वो है ना, मतलब जितना हम लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो भी उसका जीडीपी है, करेंट ओनली 0.48% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी हम लोग रिसर्च में लगाते हैं। ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, हम लोग को एक्चुअली में डबल करना होगा इसको, ठीक है। ओनली 0.48% रिसर्च में है, एग्रीकल्चर रिसर्च में। तो इसको हम लोग को डबल करने का जरूरत है। मतलब क्या कि यहाँ पे इकोनॉमी हुआ ना हमारा बूस्ट, मतलब एक्सपोर्ट, और साथ साथ साइंस को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साथ में, ठीक है। इसलिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया था चंद्रयान और G20 मतलब ग्रोथ रेट का। अब देख लो और किस पे काम करना होगा हम लोग को। ये सब कुछ 10-15 पॉइंट है, इस पे आप बार बार पढ़ लोगे तो अपने आंसर में आप 5-6 पॉइंट तो याद रहेगा। पहला तो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हम लोग ब्लैक सी क्रेन इनिशिएटिव, यूक्रेन वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। श्रीलंका को भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। अवेलेबिलिटी हम लोग के यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारे फूड रिसोर्स हम लोग को आते हैं। फूड सेफ्टी नेट, ठीक है। पॉलिसी को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, क्लाइमेट रेजिलियंट बनना पड़ेगा ताकि क्रॉप फेलियर ना हो, मतलब बारिश अनइवन टाइम पे ना आए। फूड वैल्यू चेन को मेंटेन करना होगा, वन हेल्थ पॉलिसी को अपनाना होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, फिर इंश्योरेंस हो गया, ये सब, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े हमारा फार्म सेक्टर में भी, और इन्वेस्टमेंट आए और टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि राइस और व्हीट पे ही रहे, मिलेट्स को भी अपना सकते हैं, ठीक है। और जिसके कारण न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारा बढ़ेगा और सॉइल का भी हेल्थ ठीक रहेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब परंपरागत स्कीम हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉन्शियस होकर काम कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन हो गया, माइक्रो इरीगेशन हो गया, ठीक है। और
हाँ, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग हो गया। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग मतलब बायो पेस्टिसाइड हो गया, फिर हमारा उसके बाद यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स हो गया, ठीक है। प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। टाइम बाउंड एक्शन प्लान, एक टाइम लिमिट के अंदर ही काम करना होगा। डिजिटाइजेशन ऑफ ये लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। एग्रीकल्चर का जो पब्लिक डेटा है ना, पब्लिक गुड डेटा, उसको हम लोग सामने ला सकते हैं कि उस डेटा से हम लोग कुछ मीनिंगफुल निकाल पाएँ। बायो फोर्टिफिकेशन का बात करना होगा। देखो, धीरे धीरे हम लोग क्या हुआ, सॉइल से आए, इन्वायरमेंट पे आए, क्लाइमेट पे आए, पॉलिसी पॉलिटिकल एंगल पे आए, उसके बाद हम लोग साइंस के बायो सेक्टर पे आ गए, बायोटेक्नोलॉजी पे। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो, बायो फोर्टिफिकेशन पे बात हुआ है। बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं आयरन और जिंक पे, जिंक से, ठीक है। सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन विद ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इसराइल के साथ जो करते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है, रूल बेस्ड होना चाहिए, ओपन, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल, ठीक है। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ऐसा अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलेट को ग्लोबल टेबल पर रखना का बहुत ज़रूरत है, और एमएसपी को रैशनलाइज करने का बहुत आवश्यकता है। एमएसपी रैशनलाइज हो जाएगा, सब्सिडी रैशनलाइज हो जाएगा, पावर सब्सिडी जो मिलता है वो रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग अच्छा से और बूस्ट कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। आज तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ, बहुत सारे टॉपिक, मल्टी टॉपिक हम लोगों ने लिया, मल्टी डायमेंशन के टॉपिक्स लिए, ठीक है। हंगर हंगर ले लिया, प्लेस ऑफ वर्शिप लिया, यहाँ पे देख लो अमेंडमेंट का ये बात हुआ, ग्लोबल साउथ का बात हुआ, फिर आंध्र प्रदेश का भी कुछ बात हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी लीड्स टू डेवलपमेंट, ठीक है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बता दिया यहाँ पे, भक्ति मूवमेंट, हंगर के बारे में बात हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक डेट पॉल्यूशन के बारे में भी कुछ बात हुआ है यहाँ। फिर आ जाओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉलिटी का भी बात हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन में यहाँ पे आपको मिल गया नया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये वाला नया इन्फॉर्मेशन मिल गया यहाँ पे, बेनिफिट्स भी मिल गया यहाँ पे, कंसर्न भी मिल गया। तो एक ही पेज में सब हो गया, 10 नंबर 15 नंबर में आए तो आप डाल सकते हो। कुछ कुछ एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बात हुआ, एजुकेशन का बात हो गया ये, ठीक है। अभी फिर ये फिलोसफिकल ऐसे इंक्लूड हुआ है आज, तो ये आप अपने ऐसे में डाल सकते हो। 2 टॉपिक रहता है ऐसे का, तो ये आप डाल देना। उसके बाद फूड के बारे में बात हो गया। चलो, थैंक यू सो मच।